नमस्कार। लिटकन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अंक में हम आपके सामने जिनको लेकर आ रहे हैं वो फ्लोरिडा अमेरिका में हैं, भारतीय हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जहाँ रचनाकार हैं, वहीं बहुत प्रसिद्ध गायिका भी हैं। जब सुर, लय, ताल और शब्दों का संगम हो, वहाँ पर किस तरह का व्यक्तित्व बनता है, आप सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर कादम्बरी आदेश की, जो फ्लोरिडा अमेरिका में है। आज आपके सामने हम उन्हीं को लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर कादम्बरी शर्मा, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस चैनल पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गायिका हैं, आप लेखिका हैं, आप स्टेज के कुछ प्रोग्राम्स भी आपने किए हैं, बहुत सारे आपने, यूँ हम कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल, एक ऑलराउंडर जिसको हम कहें, वो आपकी एक, जिस तरह की आपका व्यक्तित्व है वो ऐसा लग रहा है। जी, आई थिंक काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं। काफ़ी कुछ करने का प्रयास है, कर रही हूँ और चल रहा है। मैं मुख्यतः जैसे आपने कहा एक सिंगर हूँ, एक तबला वादिका हूँ नेशनल लेवल की और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ और टीचर हूँ, पढ़ाती भी हूँ, परफॉर्मर हूँ, एक माँ हूँ 3 बच्चियों की, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, भारत माता की बेटी हूँ। एक स्त्री बेटी होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, और उसके साथ-साथ जब इन रूपों के साथ उसमें विवेकशील, उसकी क्रियाशीलता और साथ ही साथ उसकी अभिव्यक्ति जब मुखरित होने लगती है, तो वो कुछ अलग उसका स्वरूप सामने आता है, और वो स्वरूप हमें आप में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। और हालाँकि मैं ये बात कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है कि, लेकिन भारत की जो बेटियाँ हैं, उनकी जो समग्रता है, वैश्विक रूप में देखें तो कहीं थोड़ा-सा ऊपर जान पड़ती है। ऐसा हो सकता है हमारा ज्ञान सीमित हो, लेकिन हम भारतीय हैं, इस नाते हम ये थोड़ी-सी अतिशयोक्ति हम अपने मन में पाल सकते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं और भारत का परचम आज पूरी दुनिया में फहराया जा रहा है। आप सब लोगों द्वारा, जो आप भारत के बाहर बसे हुए हैं, विदेशों में बसे हुए हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सॉरी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो भारतीय भारत में बसे हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा भारत उन लोगों में बसता है, उनसे कहीं ज़्यादा भारतीय वो लोग हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं। क्या जी, कहेंगे कादम्बरी जी आप? जी। ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अब 30 वर्ष हो गए मुझे भी भारत से बाहर आए हुए। लेकिन जैसा आई थिंक आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी ये कहते हैं जो भारत को छोड़ के आ जाते हैं किसी भी कारण से कि भारत हम में बसता है। हम कहीं भी जाएँ, कहीं भी बस जाएँ, लेकिन हमारे हर काम में, हर सोच-विचार, हर चीज़ में भारत झलकता है। भारत हम में रहता है। भारत हम में रहता है, ये भाव जब हमारे अंदर रहता है, तो भारत की वो गलियाँ जहाँ हम पैदा हुए हैं, भारत के वो गाँव, वो शहर, वो घर हमारे मन में बसे होते हैं। हमारे मन में बसे हुए होते हैं। मेरा अभी एक 2-3 वर्षों से मैंने एक गीत लिखा है जो आज यहाँ पे आई थिंक मेरी हर परफ़ॉर्मेंस का एक उस तरह का गीत बन गया है जिसे कहते हैं ना भारत से जोड़ देता है एकदम। जी, आपको उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ अगर आप जी, जी, बिल्कुल स्वागत, याद स्वागत। चाहें। ये अभी मैं न्यूयॉर्क में एक परफ़ॉर्मेंस करके आई हूँ कॉन्सर्ट। एकदम से बहुत सारे कॉन्सर्ट्स अरेंज हो गए जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मैं आ रही हूँ। क्योंकि मेरे जो थोड़ा-सा सांगीतिक सफ़र ये है कि भारत से शुरू हुआ ऑफ कोर्स मेरे माता-पिता दोनों संगीत में ही हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मदन मोहन गोस्वामी जी बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं अपने समय के और छोटे भाई अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक में हैं। तो बचपन से मैंने संगीत उसी में जिए हूँ, बड़ी हुई हूँ।
तो संगीत तो अपने साथ ही था, तो जैसे ही इन लोगों को पता चला वहाँ पर कि मैं आ रही हूँ, तो एकदम से कई कॉन्सर्ट्स अरेंज हो गए और हर किसी का फीडबैक यही रहा कि एक आपके कार्यक्रम की बड़ी विशेषता ये है कि एकदम से हर व्यक्ति जो वहाँ था, वो अपने को भारत से जुड़ा महसूस कर रहा था। तो ये मेरी कविता मैंने लिखा था ये गीत अगस्त 15th 2018 में। जी, एक स्वागत। भारत माता के चरणों पर तन मन धन सब वारा क्या बात! है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। प्यारा है। लहराता जब अमर तिरंगा अनुपम लगे नजारा है। विश्व प्रेम के गीत है गाता, लिए प्रेम एक तारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। तेरे कण कण में ही बसता प्रेम और भाईचारा है। कल कल नदियां पर्वत झरने सबने तुझे निखारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर और जहां सजे गुरुद्वारा है। संतों की पावन धरती को प्रभु ने स्वयं संवारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये देखिए यहाँ के हर भारतीय की दिल की बात मैं करती हूँ। जी, भारत में भी है, पर भारत से बाहर कुछ ज़्यादा ही है, एटलीस्ट बिल्कुल, हम में बिल्कुल। तो है। बुरी नज़र जो कोई डाले हमको नहीं गँवारा वाह! है। कोई आँच ना आने देंगे, यही संकल्प हमारा वाह! वाह! है। बहुत खूब। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। और आज की स्थिति तेरी सत्ता और महत्ता को जग ने स्वीकारा है। मान करे यह दुनिया जिस पर भारत देश हमारा वाह! है। मान करे यह दुनिया जिस पर भारत देश हमारा है। भारत माता के चरणों पर तन मन धन सब वारा है। हिंदुस्तान हमारा हमारा है। हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो ये भाव है देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि जब आपके इस गीत को हम सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम वापस एक पुराने युग में पहुँच गए हैं, जहाँ उपकार और बहुत सारे पूरब और पश्चिम फ़िल्में जब उस वक़्त बनी मनोज कुमार के इसमें अभिनय में, और जी, वो फ़िल्में जब वो कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, है बिल्कुल, प्रीत जहाँ की बिल्कुल। रीत, तो उस भारतीयता के परचम को आप विदेश में रहकर फहरा रही हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, और निश्चय ही आप भारत की बेटी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बहुत-बहुत ये बहुत बड़ी बहुत-बहुत बात है। धन्यवाद। अ, बहुत-बहुत। कहाँ से शुरू हुई आपकी गायन की, अभिनय की, थिएटर की और लेखन की यात्रा? क्योंकि आपको हम यादों के झरोखों में एक बार लिए चलते हैं, उत जी। भारत की, उत्तर प्रदेश की उन गलियों में लिए चलते हैं। बिल्कुल जी, एनी टाइम उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये गायन है जैसे मैंने कहा मेरी पहली यात्रा वादन से शुरू हुई, मैं तबला वादन करती थी। अपने घर में सबसे बड़ी हूँ चारों भाई-बहनों में, तो मैं तबला वादन करती थी, मेरी बहन गाती थी, छोटी बहन और दोनों भाई भी म्यूज़िक में ही थे।
फादर मदर दोनों म्यूजिक में थे। मेरी मदर तबला वादन करती थी, तो मैं जो थी बचपन से उसकी तरफ मेरा रुझान बहुत था। फिर गायन भी था। तो जब विवाह हुआ तो मैं कनाडा आई विवाह करके 93 में। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बीच में यहाँ पर आप थे कनाडा में और वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते थे। जी, जी, उनकी आप अपनी कंपनी हुँ, और उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग भी, हार्डवेयर भी सब कंप्यूटर्स में करते थे, लेकिन उनकी रुचि तबले में भी थी। तो उसमें फिर क्या हुआ मैं गाने की तरफ ज़्यादा बढ़ गई और वो मेरे साथ तबले पर संगत करते हैं। तो तो इस आप तरह हम लोग आपको ऐसा लगा कि जब तबला पति बजा रहे हैं तो मैं क्यों तबला बजाऊँ? पति को बजाने एग्ज़ैक्टली, दीजिए। एग्ज़ैक्टली तो मेरा रुझान वैसे भी फिर संगीत की तरफ गायन की तरफ ऐसा मुड़ा अ, कि फिर लोग मुझे इसी में पहचानने लगे ज़्यादा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ, मैं तबला वादन काफ़ी अच्छे लेवल पर कर रही थी और खेलों में भी मैं प्रदेश और देश तक पहुँची हुई हूँ अपने समय में। जी, तो गेम्स में भी बहुत करा मैंने, फिर जितना कर सकते थे आर्ट साइड की तरफ जितना उस वक़्त हमारे लिए जो मौका था, जो अवसर मिला, उसमें काफ़ी कुछ कर लिया भगवान की कृपा से और माता-पिता ने जितना सपोर्ट किया, सहयोग दिया उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा कर गए। फिर कनाडा जब आए, तब यहाँ से मैंने गायन की मेरी ज़्यादा शुरुआत हुई गायन की तरफ और गायन के साथ-साथ फिर बाकी हिंदी सेवा, समाज सेवा जो भी सारे इसमें शुरू हो गए। लेकिन जी। गायन मेरा फिर मेन हो गया। आपने एक बात कही है कि उस समय के हिसाब से माता-पिता ने जो कि कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। ये एक कृतज्ञता है माता-पिता के लिए। लेकिन कहीं न कहीं इस बात में एक बात और छुपी हुई प्रतीत हो रही है कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे वो शायद उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस वज़ह से कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा कुछ व्यवस्था भी कहीं इस इन शब्दों में झलक रही है। विवशता तो इतनी नहीं कहूँगी हाँ, लेकिन थोड़ी लिमिटेशंस ज़रूर थी। उस समय का माहौल छोटे शहरों का स्पेशली ऐसा था कि बहुत कुछ जितना अगर लड़कियाँ कई बार करना भी चाहती थीं, उनको उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती थी। हुँ, स्पेशली अगर आप साइंस साइड करना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अपॉर्च्युनिटी लड़कियों के लिए थोड़ी लिमिटेड होती थी। गर्ल्स स्कूल्स में आपको आर्ट साइड में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती थी। तो वो हमारे लिए वर्कआउट हो गया लकीली, लेकिन जितना मैं स्पोर्ट्स में कर पाई वो वास्तव में मेरे माता को ही उसका श्रेय जाता है कि उस समय पे जैसे मैंने कहा कि ऐसा माहौल इतना नहीं था कि आप नेशनल लेवल तक आराम से पहुँच जाएँ और क्या आपको कौन कोई से स्पोर्ट में थे आप? मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स जी, किए हैं। बिल्कुल। मैंने बास्केटबॉल किया है, हॉकी किया है, मैं कैप्टन थी हॉकी टीम अरे की वाह! अपनी। बास्केटबॉल किया, फिर जो होते हैं आपके ये जैवलिन है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, सब तरह के एथलेटिक्स मैंने किए और रेसेज़ हैं तरह-तरह के 100, 200, 400 फिर चैंपियनशिप हासिल की। बहुत काफ़ी हाई पहुँच गई थी। फिर माता ने ये कहा जब 21 वर्ष, 22 वर्ष की होगी कि कब तक तुम स्पोर्ट्स करोगी? ये देखो। अब और शादी करो। क्योंकि हाँ, उस ऐसा होता था उस वक़्त कि भई कितना कर पाओगी बाद हाँ, में। पर मैंने कहा मैं बहुत लकी थी कि मेरे पास इतने डिफरेंट तरह के फ़ील्ड्स मेरे पास ओपन थी, कि ठीक है अगर स्पोर्ट्स नहीं करूँगी तो म्यूज़िक है मेरे पास। मैंने डांस में भी किया, कथक डांस में पूरा किया, तबला वादन भी था, थोड़ा लिखती भी थी, पढ़ाती भी थी। तो लकीली मेरे पास था वो सब। हुँ। एक रियल जो कहें कि सही मायने में एक जिसको ऑलराउंडर हम कह सकते हैं वो आपका व्यक्तित्व है। आप एथलीट हैं, आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, आप टीचर हैं और माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, ये सब रूप तो एक स्त्री के होते ही होते हैं। जब आप इन अपने आप को समेकित रूप में देखती हैं, तो इन सब रूपों में आपके ऊपर कौन-सा रूप ज़्यादा हावी होता आपको प्रतीत होता है? राइट नाउ आई थिंक जिस उम्र के जिस उससे पड़ाव से मैं गुज़र रही हूँ या जीवन में जिस स्थान पर मैं हूँ राइट नाउ, एक तो देखिए अध्यापिका मुझे बहुत मैंने अपने को जो सिखाने में मैंने जो मुझे एक कहते हैं ना रिवॉर्ड मिला है, वो किसी और उसमें शायद नहीं मिला। हुँ, एक उसमें बहुत है, फिर आता है परफॉर्मर और सबसे ऊपर है कि पत्नी। हुँ। मुझे जो है बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ़ का मिला है, उसके लिए मैं भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो उससे ऊपर कुछ नहीं। जीवन साथी के रूप में जब एक अपने मनपसंद का व्यक्ति मिल जाए या यूँ कहें कि जिसके साथ हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे विचारों से मेल खाता हुआ मिल जाए, तो फिर जी, सबसे ज़्यादा बात हो जाती है कि जी, हाँ, मेरा जीवन सार्थक है। जी।
तो ये कुछ ऐसी बात है। चलिए हम एक बार फिर रुक करते हैं आपके सृजनात्मक प्रवृत्तियों की तरफ, क्योंकि आप खेलों से जुड़ी हुई हैं और संगीत से जुड़ी हुई हैं। हिंदी की हम बात करते हैं, लेखन की बात करते हैं। आपका जो लेखन है वो किस तरह का लेखन है? मैं देखिए, मैं जैसे फिर कहूँगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरा अपना लेखन तो कुछ भी नहीं है। मैं जिस परिवार से जुड़ी हूँ, जो मेरे फादर इन लॉ का व्यक्तित्व है, उसके सामने ये दिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं लिखती हूँ। मैं इतने बड़े व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हूँ और उसमें आकर ही मैं प्रभावित हुई हूँ ज़्यादा लेखन की तरफ। उनका कार्य देखकर, उनका जो विशाल साहित्य जो छोड़कर गए हैं वो, जब आप विदेशों में हिंदी की बात करते हैं तो वो नाम आई थिंक बहुत ऊपर है, बहुत ऊँचा प्रोफ़ेसर है। साहब का आप नाम भी बताइए। जी, प्रोफ़ेसर हरिशंकर आदेश जी। हुँ, और वो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में बहुत काम किया है, ट्रिनिडाड में बहुत काम किया है, कनाडा में बहुत काम किया है और अमेरिका में भी बहुत काम किया है। जब हम क्योंकि वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, वहाँ पर जब ट्रिनिडाड की बात करें, टोबैगो की बात करें और बहुत सारे बारबाडोस की बात करें, बहुत सारे अलग-अलग द्वीपों का समूह है, तो जी, और वहाँ पर बहुसंख्यक भारतीय मूल के हैं, क्योंकि शुरुआत तो भारतीय मूल के लोगों से हुई, उसके बाद में बहुत बहुत सारे लोग आए हैं। उनके जी, बीच में हिंदी का प्रसार करना, जैसा कि प्रोफ़ेसर जी, साहब ने किया और फिर कनाडा में आकर के कनाडा की जनसंख्या भी भारतीयों से काफ़ी ज़्यादा है। जी, तो ऐसे में क्योंकि जहाँ पंजाबी हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, वहाँ हिंदी के प्रचार-प्रसार को और अब आप यूएस में कर रही हैं। जी, किस तरह से देख रही हैं कि भारत की जो हिंदी हमारी राजभाषा है, एक दुखद पक्ष जी, ये है कि राष्ट्रभाषा आज तक नहीं घोषित किया गया। जी, हमें इस बात का बहुत बड़ा दुःख है। लेकिन हमारी जो राजभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, उसको आप वहाँ जिस तरह का परचम आपके ससुर साहब ने, प्रोफ़ेसर साहब ने वहाँ फहराया और उस ध्वज को आज आप भी पकड़े हुए हैं, आपके पति पकड़े हुए हैं। जी। तो उनकी जो यात्रा रही, जर्नी रही, वो भारत सरकार ने उनको भेजा था 1966 में, 1967 में ट्रिनिडाड। हुँ, तो वहाँ से उन्होंने जो शुरुआत की, जब वो वहाँ गए और देखा स्थिति, तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं हिंदी के नाम पर। कुछ गिरमिटिया नहीं था, मज़दूर बस वहाँ पर बाकी पूरे थे। रुपया हाँ, हाँ, थोड़े बिल्कुल। बहुत ऐसे होता था, वो बोलते थे वहाँ से, तो उन्होंने फिर सुचारू रूप से हिंदी की कक्षाएँ शुरू की, पुस्तकें लिखी, बहुत आसान उसमें लिखी पुस्तकें, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, वो उसको समझ पाएँ कि ये जो शब्द हैं, ये उनके जाने-पहचाने शब्द हैं। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की वहाँ पर। तो फिर उन्होंने वही, जैसे मैंने कहा, उन्हीं से मैंने सीखा है ये कि एक बहुत बड़ा जो टूल बना वो था संगीत। संगीत की तरफ लोगों का रुझान बहुत आसानी से फ़ास्टर हो जाता है देन अगर आप उनको कहें आप बैठ के एक भाषा सीखो। लेकिन उसका कोई माध्यम ऐसा रुचिकर बनाना पड़ता है, कुछ भी हो वो, तो संगीत लकीली उनके पास बहुत था। तो उन्होंने उससे जब वो शुरू किया तो लोग एकदम से फिर उनको गाने पसंद थे, भजन गाते थे, रामायण पढ़ते थे अपनी, तो उसको ट्यून में गाते थे। फिर उन्होंने कहा अगर इसको ठीक से सीखोगे तो ऐसे फिर उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, अगर तुम इसका अर्थ जानोगे। तो इस तरह संगीत बहुत बड़ा माध्यम बना वहाँ पर तो हिंदी सिखाने का। एक बहुत शाश्वत सी बात है कि जब हम संगीत के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से किसी भाषा को हम सिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत जी। जल्दी लोग सीखते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम एकेडमिक तरीके से उसको समझाने का प्रयास करें तो। जी, और मेरा जो ज़्यादा अनुभव रहा है वो बच्चों के साथ रहा है, छोटे बच्चों के साथ। मैंने यहाँ बहुत काम किया है। पिछले 30 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और उससे पहले जो भी मैंने सीखा ऐज़ मैंने कहा वो उनसे ही सीखा मैंने, पापा जी से, अपने जी, फादर इन लॉ से। लेकिन वो मैं छोटे बच्चों में स्पेशलिटी मेरी रही भारत से ही, वो क्लासेस में भी। तो क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना बिल्कुल डिफरेंट काम है, बिल्कुल, देन बड़े बिल्कुल। लोगों के साथ कन्वर्सेशन हिंदी सिखाना। और अब ये जैसे हमने कई इंटरव्यूज़ में सुना है कि आगे हिंदी के खत्म होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में इतना इंटरेस्ट जगाना, पेशेंस के साथ सिखाना वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हाँ, तो भारत में भी मैंने ये बात बढ़ती जा रही है। जी, वह मैंने वहाँ पर भी देखा था जब मैं वहाँ पढ़ाती थी। हुँ, वहाँ पर भी माता-पिता का रुझान ज़्यादा यही था कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएँगे, उस समय पर भी 90 की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 89-90 में। हुँ, तो अब तो ख़ैर स्थिति बहुत ही बदली हुई है। हुँ, तो यहाँ आके मैंने उस चीज़ को पकड़ा। मैं यहाँ जॉब करती थी इंग्लिश स्कूल में, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया और मैंने पूरी तरह अपने आप को इसी तरफ समर्पित कर दिया।
तो छोटे-छोटे बच्चों को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वो अगर उनसे मैं कहूँ कि हिंदी सीखना है, तो वो भाग जाते थे, कि हुँ, हमको हिंदी नहीं आती एंड वी हैव नथिंग टू डू विद हिंदी, आई एम नॉट हिंदी। हुँ, तो फिर मैंने पकड़ा, मैंने कहा इसको कैसे करा जाए? तो फिर मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? हुँ, नाम हिंदी था, शिवा है, कृष्णा है, राम है या विष्णु है, कुछ मैंने कहा आपका तो नाम हिंदी है। माय नेम इज़ हिंदी, आई या एम हिंदी दैट मीन्स वहाँ से शुरुआत हुई। ओके। फिर मैंने कहा आप भोजन क्या करते हो? रोटी खाते हो, दाल ये सब हिंदी है। माय फूड इज़ हिंदी। हुँ, तो सीख कैसे कहाँ से पकड़ना पड़ता है जिस चीज़ से उनको लगाव हो, जो चीज़ उनकी अपनी हो। अगर बिल्कुल। आप उसको पकड़ लेंगे तो फिर वो ईज़ियर हो जाता है डोर टू कम इन। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, बच्चों को ये हिंदी सिखाने। एक बहुत बड़ी बात है कि बाल मनोविज्ञान को समझते हुए उस वहाँ से शुरुआत हम करते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अच्छा, एक बात कादम्बरी जी की जब आपने सिखाना शुरू किया चाहे प कनाडा में शुरुआत की और उसके बाद में अब आप फ्लोरिडा में हैं। भारतीय मूल के लोगों के अलावा जो अमेरिकी या कैनेडियन मूल के लोगों ने भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास जी। किया होगा हिंदी, हाँ जी, सीखा है और वो भी संगीत की ही वजह से। संगीत की उनको वजह भी से? जैसे जो ये हरे रामा हरे कृष्णा को फ़ॉलो करते हैं कुछ लोग या कुछ जैसे इंडियन कल्चर के बारे में क्यूरियस होते हैं, हुँ, तो उनको भी अगर आप थोड़ा संगीत के सुरों से अगर आप उनको बाँध दें ना। और मैंने एक्चुअली मेरा इतनी लक ऐसा रहा कि मैंने बहुत से बच्चों को ट्रीट भी किया म्यूज़िक से। जो बच्चे कई बार हाइपर एक्टिव होते हैं हुँ, या हुँ, उनके अंदर किसी तरह का गुस्सा है या समाज से उनको कोई कुछ भी प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं डिफरेंट परिवारों में डिफरेंट जगह पे। तो हमारे संगीत में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है उनको काम डाउन करने की, फिर उनसे बात करने की, फिर उनको धीरे-धीरे इसमें लाने की। तो वो सब कुछ सीख जाते हैं। जैसे आपने कहा अगर आपने उनके दिल को छू लिया ना, फिर वो सब सीख जाते हैं। कोमल गांधार, कोमल मध्यम और जब हम निषाद हर लगाते हैं तो तरह फिर का। जी, निश्चित रूप से उनका मन बहुत शांत होगा। जी। तो ये संगीत की शक्ति है और संगीत से चिकित्सा होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने वहाँ के उस मनोविज्ञान को समझते हुए, किस तरह से आप हिंदी को सिखा सकते हैं, वो उन लोगों आपने उसके नब्ज़ को पकड़ा यूँ कह सकते हैं। जी, जी, वो आज क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर हिंदी की आप? आज देखिए अगर आप बड़े लोगों में बात करें तो देखिए कवि सम्मेलन होते हैं, जगह-जगह आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो हमारी पीढ़ी तक ज़्यादा है। अगर आप उसके आगे देखेंगे तो हमें आवश्यकता है ऐसे और टीचर्स की, जो जगह-जगह इस छोटे बच्चों को पकड़ सकें, जो आने बिल्कुल। वाली पीढ़ी है, उसको सिखा सकें किसी तरह। और वो काम ऐसे मैंने कहा ना बड़े धैर्य का है। वो रिवॉर्ड जो है ना वो आत्मिक है, बहुत संतुष्टि है, बहुत रिवॉर्ड लेकिन वैसे नहीं मिलेगा शायद ऐसे कि हाँ, मुझे कोई आर्थिक बहुत लाभ हुआ हो या कुछ। उसके लिए हमें ज़्यादा जैसे कहते हैं क्राफ्ट्स हैं, गेम्स हैं, ऐसे बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती हों, उसे पकड़ के उनको पकड़ना पड़ेगा हमें, अगर आगे हिंदी को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है यहाँ पर। चाहे वो गीतों के माध्यम से हो, मूवीज़ के माध्यम से हो, कोई वर्कशॉप्स ऐसे करने हों कि हाँ, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। बस हिंदी को रुचिकर बना के। क्योंकि भारतीय फ़िल्में जो हैं, बॉलीवुड की हिंदी फ़िल्में, वो विदेशों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं धीरे-धीरे क्योंकि लोग अब उसको हिंदी को समझने लगे हैं या जी, सबटाइटल्स के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी, और उसने बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ, किया है। और अभी तो ये नाटू नाटू सॉन्ग ने तो ऑस्कर भी जीता है। हाँ तो जी, ये एक बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, बात है क्योंकि बिल्कुल। वही बात आती है फिर कि संगीत के माध्यम से उन लोगों ने समझा कि हाँ, संगीत है। हाँ जी, बिल्कुल। तो संगीत मैं कहती हूँ इसमें बड़ी शक्ति रही है भाषा को बनाए रखने में, पकड़ के रखने में और उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने में। मैंने जो स्पेशली गोरे लोगों को जब मैंने सिखाया तो उनको यही था कि उनको प्रोनंसिएशन नहीं कर मिलता था ठीक से, तो वो हेजिटेट कर जाते थे, लेकिन गाना गाने में वो ठीक रहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो गाना गा जाए तो उस तरह से फिर हिंदी उनमें धीरे-धीरे आती गई। फिर वो स्पाइसेस और खाना और तरह-तरह से कपड़े, हमारे जी, कपड़े पहनने लगे क्योंकि हम कोई भी कार्यक्रम करते थे तो उसमें हमारी तरह ड्रेस अप होके आना होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो इस तो तरह से बहुत काम हुआ। विशुद्ध रूप से जो भारतीयता का ध्वज है, उसको आप वहाँ पर फहरा रही हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि अभी हम पिछले दिनों हम बात कर रहे थे स्पेन से, मैड्रिड से वहाँ पूजा अपना भारवानी साधवानी है, वो भी आप ही की तरह एक साधना कर रही हैं हिंदी सिखाने की छोटे बच्चों को।
और वो भी जी, सफल रही हैं। लेकिन आपका जो सफ़र है और वो जो आपने जो नब्ज़ पकड़ी है संगीत के माध्यम से और उनकी मनोवृत्तियों को समझने के, वो एक अद्भुत प्रयोग आपने किया है। ये निश्चय ही हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात भी है और यहाँ भी क्योंकि भारत में भी कहीं न कहीं हिंदी का विरोध कुछ राज्यों में अभी भी होता है। जी, बहुत दुखद है वो हाँ, स्थिति, बहुत दुखद तो है। वहाँ भी अगर हम संगीत के माध्यम से इस प्रयोग को करना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। जी, शायद। हुँ, नहीं मुझे तो शायद यहाँ नहीं, नि पर ऐसा रहा है, निसंदेह मुझे तो क्यों यहाँ पर यही रहा है, मैं जो अनुभव रहा है कि संगीत ने जो है वो रास्ते बहुत आसानी से खोल दिए। जो हमारे कई साउथ के बच्चे मेरे पास आते थे, जो देखिए फिर वही भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको गाना नहीं गाना, उनको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना होता है, हुँ, ताकि उनको बोलना ना पड़े। तो क्योंकि अब आपने तबला सीखा तो उसकी भाषा अलग है बिल्कुल, हुँ, तो आप बिल्कुल। एक नई भाषा सीख रहे हैं। आपने सितार सीखा अलग भाषा है, लेकिन अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर हिंदी या संस्कृत या कुछ ऐसे बोलना होता, स्पेशली नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक अगर कर रहे हैं, तो वो कादम्बरी जी, बच्चे आपसे बच्चे चुप आपसे जाते हैं। आपसे एक बात क्योंकि अब आप मन बार-बार कर रहा है, आपसे गीत भी सुनेंगे और उससे पहले तबले की कुछ 2 बोल और उसके बाद फिर आपके कोई गीत हम सुनना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ओके। ऐसा मौका हम नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, तो मेरे कई वीडियो वगैरह मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर। जी, तो जैसे कोई बोल ले लेते थे हम, अब जैसे डांस के भी, जो कथक डांस के बोल भी तबले पर बहुत होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ वही बजता है। जैसे दिन्ना कताक धातृ धातृ धा त्रिगृ धाति धा त्रिगृ धाति धा त्रिगृ धाति धा। तो इस तरह से करते हैं, वो बिल्कुल बिल अलग रूप में आ जाती मैं जब तबला आता है मेरे बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, नहीं, आप दिमाग उसी रूप में आइए, हम भी चाहते हैं कि में। इतने दर्शक देखें उस बात को। जी, तो इस तरह से होता है। जब उसका मूड होता है, फिर उसका मूड होता है पूरी तरह से, उसमें खो जाते हैं। हुँ, देखिए संगीत की यही तो बात है ना, आप जो शुरू कर देंगे फिर उसमें पूरी तरह से अगर नहीं खोए, तो ना आपको आनंद आएगा, ना किसी दूसरे बिल्कुल, को बिल्कुल। आएगा। उसमें हम खो जाते हैं बिल्कुल। ये तो एक आग का दरिया है, डूब के पार जाना है, ये इश्क है। तो ये बिल्कुल, इश्क चाहे हमारा तबले से हो, चाहे संगीत से हो, चाहे हमारी भाषा से हो, ये जी, प्रेम जब है तो ये प्रेम एक ऐसा दरिया है पूरी जिसमें हमें तरह डूबना से। पड़ता है। बिल्कुल, एक तो गीत वही मैंने किया है, वही मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सिखाया है और दिया है। तो ये मैं पहले अपना आपको सुनाती, जो मैंने बच्चों को सिखाई थी एक हिंदी के लिए, और वो मेरे साथ-साथ गाते थे। तो देखिए इसमें मैंने क्या आगे हिंदी की, जैसे कहते हैं ना, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या बात करी है। आओ हम सब हिंदी बोलें, अपनी भाषा स्वयं संजोलें। आओ हम सब हिंदी बोलें, आन हमारी, शान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी। इसका मूल्य नहीं कम तोले, आओ हम सब हिंदी बोले। हिंदी भारत माँ का गहना, बड़े प्रेम से इसे है पहना। ध्यान ध्यान रहे हम इसे न खोलें, आओ हम सब हिंदी बोलें। हिंदी है हम सबका गौरव, हिंदी में बसता मृदु सौरभ। हाँ, बंद झरोखे फिर से खोलें, आओ हम सब हिंदी बोलें। और हर बच्चा मेरे पीछे कहता है हॉलफुल, आओ हम सब हिंदी बोलें। मुझे लगता है ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अधरों की मुस्कान है हिंदी, हम सबकी वाह! पहचान है हिंदी। इस यथार्थ को कभी न भूलें, आओ हम सब हिंदी बोलें। हम हिंदी को अपनाएंगे, विश्व पटल पर चमकाएंगे। करें प्रतिज्ञा कभी न डोले, आओ हम सब हिंदी बोले। लास्ट है, आखिरी है। जी, स्वागत। ऐसा दिन
अवश्य आएगा, हिंदी ध्वज फिर वाह! लहराएगा, ऐसा दिन अवश्य आएगा, हिंदी ध्वज फिर लहराएगा, नए बीज आशा के बोले, वाह! आओ हम सब हिंदी बोले। वाह! बहुत खूब, बहुत सुंदर। और हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम इसको विराम दें। ऐसा हम प्रयास करते हैं कि जो आपके ससुर साहब हैं, प्रोफ़ेसर साहब हैं, उनके गीतों को लेकर के हम एक अलग से कार्यक्रम दोबारा आपके साथ में करें, जिसमें आप उनके गीतों को सुना सकें, जो उन्होंने ट्रिनिडाड में जो वहाँ के लोगों को सिखाया, जो फिर कनाडा और यूएस में उन्होंने सिखाया, और फिर जिनको आप उस ध्वज को लेके चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 हम जो है बहुत जल्दी एक बार फिर रिकॉर्ड करके हमारे दर्शकों को दें। जी, ज़रूर, कादम्बरी जी, अवश्य। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और क्योंकि समय की सीमाएँ होती हैं, जी, तो लेकिन बिल्कुल, जो मैं ध्वज समझती आप हूँ। हिंदी का और हिंदुस्तान का लेके चल रही हैं, फ्लोरिडा अमेरिका में रहते हुए, और उस ध्वज को लेके नहीं चल रही हैं, बल्कि बहुत शान से आप फहरा रही हैं और वहाँ के लोगों को भी बता रही हैं कि बिल्कुल, हिंदी और हिंदुस्तान दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वही है। यहाँ अभी देखिए हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं। आई थिंक जब से उन्होंने कार्यभार सँभाला है और हर जगह वो जाते हैं, बात हिंदी में करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बहुत अभिमान लोगों में भरा है हिंदी के प्रति, बहुत मदद हुई है उससे। क्योंकि वो जब भी यहाँ आए हैं अमेरिका में आए हैं जितनी बार भी, मैंने तो यही देखा कि लोग एक अलग ही अभिमान से भर गए, स्वाभिमान से भर गए क्योंकि कि हम हिंदी स्पीकिंग। हम हिंदी क्योंकि हैं। आपका नेता जब ये बात करता है ना, उससे अलग ही बात आती। मैंने उनके लिए लिखी थी 2 लाइनें। जी। नमो नमो कर रहा विश्व रच रहा नया इतिहास है, आज नई उम्मीद जगी है, जगा नया विश्वास है। वाह! नमो नमो, नमो नमो। वाह! हिंदी और हिंदुस्तानी की तुमने बढ़ाई शान, करके ही दम लेते हो जो मन में लेते ठान। अरे नमो नमो, नमो नमो, तुमने आज है दी भारत को फिर से नई पहचान, लहरा रहा है परचम अपना, दुनिया करे प्रणाम। अरे नमो नमो, वाह! नमो नमो। तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान, मन में बात हम लेके चलते हैं। और हिंदी और हिंदुस्तान दोनों हमारे लिए सबसे पहले हैं, पूरा बिल्कुल, जहान सबसे बाद में आता है। कादम्बरी जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, और इसका दूसरा भाग हम बहुत जल्दी आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि ये बातचीत हमारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।